एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं यूपीपी के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग री एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी होगा तो हमें रिवीजन करने की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाए आप लोग उसको सही से पढ़ो। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा थ्योरी की क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। आपको वहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि वे लोग भी इसको देख सकें। ठीक है, देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जो होता है आपका रिवीजन, वो एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो रिवीजन किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रिवीजन करते रहेंगे, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारा जो टारगेट है वो जल्दी से जल्दी हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय संदर्भ में PIL, ठीक है, जिसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, वो क्या है हमें बताना है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, जिसे PIL कहा गया है, ये न्यायिक रूप से व्यक्त एक तथ्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। चंद्रगुप्त के पुत्र जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और पूरे भारत में अपने साम्राज्य को फैलाया, उनका नाम बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उनका जो पुत्र था उसका नाम क्या था, बिंदुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आकार और रचना एक स्वतंत्र निकाय के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना होता है, जिनकी जनसंख्या लगभग समान है, भौगोलिक विचारों और राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्रों की सीमाओं के अधीन है। तो ये सारे काम जो है कौन करता है, तो जो परिसीमन आयोग होता है वो ये सारी चीज़ें करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 कहाँ तक विस्तारित है, हमें बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 जो है पूरे भारत में लागू है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक गांव तब ग्राम दान घोषित किया जाता है जब कम से कम प्रतिशत भूमि के कम से कम प्रतिशत निवासियों की लिखित रूप में उनकी मंजूरी दर्शाई जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5175। जब 5175% निवासियों की लिखित रूप में मंजूरी दर्शाई जाती है तब कोई भी गांव ग्राम दान घोषित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। महामारी के मामले में सरकार मौलिक अधिकार जो है प्रतिबंधित कर सकती है और आम जनता के हित में प्रतिबंध लगा सकती है। तो कौन सा मौलिक अधिकार महामारी के मामले में, जैसे कोविड जब फैला था, तो कौन सा अधिकार प्रतिबंधित कर सकती है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये सरकार प्रतिबंधित कर सकती है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पृथ्वी की परपटी पर 4% बनता है, जो आमतौर पर आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है और विद्युत उपकरणों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, भूपर्पटी जिसे बोलते हैं, इसमें 4% जो बनता है खनिज, लगभग मात्रा में बात करेंगे, आग्नेय चट्टानों और रूपांतरित चट्टानों के बीच में या उनके साथ पाया जाता है। तो माइका, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये विद्युत उपकरणों में उपयोग किया जाता है। जो लाइट के बोर्ड होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, माइका जिसे अभ्रक बोलते हैं। ठीक है, इसके बोर्ड बनते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस खनिज का नाम क्या हो जाएगा, माइका हो जाएगा। इसे अभ्रक भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। छावनियाँ वे क्षेत्र होते हैं जिसमें सैन्य और नागरिक आबादी दोनों शामिल हैं। छावनी बोर्ड के नियंत्रण के तहत भारत में नागरिक प्रशासन निकायों में से कौन सा मंत्रालय एक है। तो देखिए, जो रक्षा मंत्रालय है वो प्रशासनिक निकायों
में से एक है जो कि छावनी बोर्ड पे कंट्रोल रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किस समिति के सिफारिश के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम 1996 अधिनियमित किया गया था? तो देखिए, पेशा लागू किया गया था भूरिया समिति की अनुशंसा पर 1996 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो मुगल सम्राट जहांगीर जो कि शाहजहां के पुत्र थे, इन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। शालीमार का बाग आपको कहाँ पर मिलेगा? कश्मीर में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी अधिनियम संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था ये हमको बताना है। तो 101वां संविधान संशोधन जब हुआ था 8 सितंबर 2016 को, तब जीएसटी जो है कानूनी रूप से लागू हुआ था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में व्यभिचार को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसके मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक ठहराया गया था। तो 497 धारा के तहत व्यभिचार को गैर कानूनी घोषित किया गया। कौन से केस में घोषित किया गया है ये हमको बताना है। तो जोसेफ साइन बनाम भारत संघ जो केस था, इसमें व्यभिचार को गैर कानूनी घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह जो है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, PITA का फुल फॉर्म बताना है। पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग भारत में महिलाओं की तस्करी, जिसे कि ट्रैफिकिंग और बच्चों के साथ दुराचरण करने वालों से निपटने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, अनैतिक तस्करी पुलिसिंग अधिनियम 1986, इसका पूर्ण रूप है PITA का अनैतिक तस्करी पुलिसिंग अधिनियम 1986। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो सेंट्रल असेंबली बम कांड, ठीक है, जहां पर सेंट्रल असेंबली की बैठक चल रही थी और भगत सिंह और उनके साथियों ने, राजगुरु और सुखदेव ने क्या किया था, वहां पर पर्चे फेंके थे और नारे लगाए थे कि अंग्रेजों को जगाने के लिए, बहरों को जगाने के लिए वे ये कार्य कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने बम फेंके थे, तो सेंट्रल असेंबली बम कांड में उनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो संसद का जो केंद्रीय कक्ष है, वहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसे संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे हम, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जिन्हें DPSP भी कहा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है, ये कौन से संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जिसे CRPF है, ठीक है, ITBP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? तो ITBP की फुल फॉर्म जो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को हटाने की शक्ति किसमें होती है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य को नियुक्त करने की शक्ति और पदच्युत करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल डमरू मध्य को क्या कहा जाता है? तो तमिलनाडु और श्रीलंका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है, उसका नाम है पाक जल डमरू मध्य, इसे ही पाक की खाड़ी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? तो NCR का 23वां जिला जो बना है वो शामली है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पर आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में से एक कृषि विश्वविद्यालय है। तो बताना है हमें ये किस शहर में स्थित है। तो देखिए मेरठ नगर में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित पदों में सर्वनाम बताना है। तो इसमें संबंधवाचक हो जाएगा सर्वनाम, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। ता 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 और ता, ठीक है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, भागते भूत की लंगोटी भली, ये जो लोकोक्ति है इसका सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होता है कि जो मिल गया बस वही काफ़ी है, उसको रख लो, ठीक है। तो जो मिल गया वही काफ़ी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, संस्कार में कौन सा उपसर्ग है। तो संस्कार में सम उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सेना किस प्रकार की संज्ञा है। तो सेना जो है समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेना एक बहुत सारे लोगों के ग्रुप को दर्शाती है, समूह को दर्शाती है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी ये। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, दिए गए शब्दों में से इंद्र का पर्याय नहीं है। तो इंद्र का जो पर्यायवाची नहीं है उसका नाम हो जाएगा तारकेश, ठीक है, तारकेश इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य जो है, मुझे आशंका है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो दिए गए शब्द का जो समास है वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। शब्द क्या है आपका, अनुस्मारक। तो अनु प्लस स्मारक, अगर इन दोनों को अलग अलग किया जाए तो अव्ययी भाव वो होता है जहाँ पर दोनों शब्दों का कोई भी अलग अलग मतलब ना निकले, मतलब ये दोनों जो शब्द हैं इनका कोई अर्थ ना निकले, जब अलग कर दिया जाए तोड़ के, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए विभक्ति लगती है तब क्या प्रयोग होता है। तो जब भी स्त्रीलिंग संज्ञाओं में ए विभक्ति लग जाती है तो वहाँ पर बहुवचन होता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। जैसे देखा होगा आप लोगों ने महिला में ए जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है महिलाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, शयन शब्द का संधि विच्छेद करना है हमें। तो शयन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा श प्लस अयन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिलोक का समास विग्रह बताना है। तो त्रिलोक का समास विग्रह हो जाता है तीनों लोकों का समाहार, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वाक्यांश बताना है हमें इस वाक्य के लिए जो समान ना हो, ठीक है, जो समान ना हो मतलब विषम, ठीक है, विषम, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निरक्षर शब्द का विलोम बताना है। तो निरक्षर का हो जाएगा साक्षर विलोम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अनपढ़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, निरक्षर का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो। तो अनपढ़ अगर हम लगाएंगे यहाँ पे तो ये तो उसका समानार्थी हो जाएगा, तो निरक्षर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, साक्षर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैंसर रोग बड़ा है, इसमें रिक्त स्थान यहाँ पर है, उस रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो कैंसर रोग बड़ा दुस्साध्य रोग है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो अध्यात्म चिंतन जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति में कौन सा अलंकार होता है। तो एक या अनेक वर्णों की पास पास जब भी आवृत्ति होती है क्रमानुसार, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अभी हमने देखा था पीछे, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार था। जैसे दमके दतिया दत्ति दामिनी जो किलके कलवाल विनोद करे, ठीक है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। दा की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो इस तरीके से आज ये हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कंप्लीट किया है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि वे भी अपना रिवीजन अच्छे प्रकार से कर सकें। हम लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ऐसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है। तो डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए कि जैसे ही वीडियो पब्लिश हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन कर सके। ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।